अगर वो डेटा लीक हुआ है तो ये बहुत सीरियस बात है देश के लिए, और मेरे ख्याल में ये सरकार कंप्लीटली इनसेंसिटिव सरकार है, या फिर झूठ बोलने के लिए हमेशा तैयार है। एक एटॉमिक पावर प्लांट बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब भी होता है। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। इस समय हम बात करने जा रहे हैं देश में जो विज्ञान की दुर्गति है और जिस तरह से इसरो के करीब 120 वैज्ञानिकों ने छोड़ा है, टाटा बाय बाय कहा गया है, और साथ ही साथ कुडन कुलन से डाटा लीक की खबरें हैं। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौहर रजा जी। गौहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया बादशाह। आप विज्ञान की दुनिया को बहुत करीब से आपने देखा है, बतौर वैज्ञानिक आपने काम किया है, आप शायर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट अभी है ये भूतो न भविष्यतः है। इस तरह से कभी हमने देखा सुना नहीं कि 120 के करीब इसरो के वैज्ञानिक, वो भी ऐसे वैज्ञानिक जो गगनयान जैसे मिशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। भाषा, ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है जो हमारे सामने आया है, लेकिन ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे आवाज़ें उठाते रहे हैं। जनता का ये सवाल बिल्कुल सही होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। तो मेरा मानना ये है कि जो पॉलिसीज़ इस सरकार ने अपनाई हैं 2014 के बाद, वो पॉलिसीज़ इसकी ज़िम्मेदार हैं। 120 साइंटिस्ट का कुछ महीनों में छोड़ देना जी, ये एक बहुत भयानक बात है देश के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो साइंटिस्ट नहीं हैं जो अभी एंटर हुए हों ज़िंदगी में आईआईटी से या किसी और संस्थान से निकले हों और अभी अपना करियर शुरू करने वाले हों। ऐसे साइंटिस्ट नहीं हैं। ये उस ज्ञान की रिपॉजिटरी हैं, ये उस ज्ञान का भंडार है जो इन्होंने लगभग अपने करियर में जमा किया है और देश को उसके लिए रिटर्न दिया है। जी। तो ये ख़जाना है जो साइंटिस्ट छोड़ रहे हैं, और ये नंबर बहुत लार्ज है। जो रिपोर्ट पहली आई वो ये कह रही है कि लगभग 120 साइंटिस्ट ने छोड़ा है। अब वहीं नीचे उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 700 साइंटिस्ट ने जी पहले भी छोड़ा है। हाँ। लेकिन एक बार देख लेते हैं वो सांसद क्यों लिखा उन्होंने 700। इसलिए कि शायद डरा हुआ था, वो जो लिखने वाला था वो भी डरा हुआ था। उसने ये नहीं लिखा कि 2012 से लेकर 2014 के बीच में अगर 700 साइंटिस्ट ने छोड़ा है तो लगभग 58 साइंटिस्ट छोड़ रहे थे पर ईयर, एक साल में। और यहाँ कुछ महीनों के अंदर 120 साइंटिस्ट चले जाते हैं। और ये सारे बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिनमें जोसेफ हैं जो चंद्रयान से जुड़े हुए थे, आदित्य हैं जो चंद्रयान से जुड़े हुए थे। और आदित्य के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उनकी वजह से हम चांद तक पहुंच पाए, इसलिए कि उन्होंने लगभग 1 लाख टेस्ट को एनालाइज करके और 25 टेराबाइट डेटा को एनालाइज करके वो चीज़ें इंडिकेट की जो सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी थी। तो ऐसे साइंटिस्ट का वहाँ से जाना बहुत भयानक है देश के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ इसरो का नहीं है। इसरो इस वक्त हाईलाइट हो गया। CSIR में क्या हो रहा है, DRDO में क्या हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी में क्या हो रहा है, DBT में क्या हो रहा है, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। इस सरकार ने 2014 के बाद से आंकड़े ही बंद कर दिए हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से लोग लेकिन यहाँ हम सरकार की बात कर रहे हैं। इतने वैज्ञानिकों के छोड़ने के बाद जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसरो में वैज्ञानिक आते जाते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं हो सकता ना। अगर 58 पर ईयर छोड़ रहे थे और एकदम से 3 महीने 4 महीने के अंदर, महीने नहीं मालूम है क्योंकि ये सरकार आंकड़े देती ही नहीं है, तो महीने नहीं मालूम है। लेकिन ये कि कहा गया है कि महीनों में छोड़ दिया। और
उन्होंने वीआरएस लिया है, कुछ ने रिज़ाइन किया है उसमें, तो रिज़ाइन करना तो और भी ज़्यादा भयानक चीज़। और अब दोनों चीज़ों पे रोक लग गई है। और अब दोनों चीज़ों पे रोक लग गई है। वहाँ के डायरेक्टर्स की पावर ख़त्म कर दी गई हैं कि वो अप्रूव कर सकें उनका वीआरएस। और भाषा में एक बात बार बार कहता रहा हूँ कि कोई भी वैज्ञानिक, अगर विज्ञान की हिस्ट्री देख ली जाए, आज तक की हिस्ट्री देख ली जाए, तो कोई भी वैज्ञानिक पैसों के लिए काम नहीं करता। कभी भी कोई हिस्ट्री में ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिसने पैसे कमाने के लिए कोई खोज की या विज्ञान को मोड़ दिया हो। वैज्ञानिक नई चीज़ें खोजने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए, नई चीज़ें ऐसी जो पुराने ख्वाब देखे थे उनके लिए कोशिशें करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैज्ञानिक को खाने की ज़रूरत नहीं होती और ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं होती, वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कि उसके लिए नहीं करते। विज्ञान के भंडार को बढ़ाने की कोशिश वैज्ञानिकों का असल लक्ष्य होती है। अब सवाल ये है कि यहाँ से वैज्ञानिक क्यों छोड़ रहे हैं जी। तो हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हुआ, अपने स्टार्टअप्स और 4000 स्टार्टअप्स हैं, जिसका मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो होने की वजह से वैज्ञानिक बाहर नहीं जा रहे, कम से कम एक आर्गुमेंट ये दिया जा सकता है। लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन इसरो की जिंदगी के लिए खतरा बन गया? अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर को इसलिए खोल रहे हैं क्या कि इसरो को ख़त्म कर दें? क्या इसरो को बीएसएनएल बनाएंगे? मेरा मानना यह है कि इस सरकार ने तो बीएसएनएल बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। पूरे मुल्क को सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में बेचने में लगे हुए हैं, तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कल को इसरो बेच दें, परसों एटॉमिक एनर्जी कमीशन बेच दें। और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं उसमें बेशर्मी बहुत शामिल है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये भी आर्गुमेंट हो कि इंडिया में रह रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं भाई वो प्राइवेट में? 70 साल तक तो साइंटिस्ट छोड़ के नहीं गए प्राइवेट कंपनीज में, आज क्यों जा रहे हैं? वो भी चंद्रयान की सफलता के बाद। चंद्रयान की सफलता के बाद हम ये कह रहे हैं कि इसरो आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कि क्या हैं पॉलिसीज़ जिनकी वजह से ये हो रहा है? मैं यहाँ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इसरो के जो पूर्व प्रमुख हैं माधवन, उन्होंने कहा कि हमने मनमोहन सिंह सरकार को कन्विंस किया था और कई प्रो साइंटिस्ट स्कीम्स लाए थे, लेकिन धीरे धीरे जो नई रिजीम है, हालांकि उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कि नए लोग जो हैं वो समझ नहीं पाए इम्पोर्टेंस को और वो स्कीम्स बंद हो गई। अगर स्कीम्स बंद होंगी तो साइंटिस्ट छोड़ेंगे, और साइंटिस्ट दो वजह से छोड़ते हैं, पैसों के लिए नहीं छोड़ते, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि यहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि वो साइंस कर ही नहीं पा रहे, जो माधवन ने इंडिकेट किया है अपने बयान में कि वहाँ समझ नहीं पाए का मतलब ये है कि वहाँ हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब बेहतर साइंटिस्ट करने के लिए गुंजाइश नहीं बची। तब क्या करेगा साइंटिस्ट ये करेगा कि वो दुनिया के किसी और हिस्से में जा कर के जो भी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज़ अगर मौजूद हैं तो वहाँ जाएगा, क्योंकि उसे साइंस करनी है, उसे विज्ञान करना है। तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर गए होंगे, हमें नहीं मालूम कि कितने बाहर चले गए। एक चीज़ भाषा और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है साइंस के अंदर कि जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जो इसरो काम कर रहा है, तो फिर दुनिया के और देशों की हमारे साइंटिस्ट के ऊपर नज़र रहती है, यानी उनको पोचिंग करने की कोशिश करते हैं, वो उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो उनको अपना एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ों के बीच में इसरो ने इस देश के लिए काम किया है। तो वो जहाँ जो साइंटिस्ट थे वो इस देश के लिए अब तक काम कर रहे थे, अब क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल ये है। इसका जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है। इसका जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है, मिनिस्टर देने को तैयार नहीं है। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके बयानात ये कह रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल 15,000, 20,000, 14,000 साइंटिस्ट की नहीं है जो वहाँ हैं, या एम्प्लॉइज़ की नहीं है। सवाल ये है कि जो रिपोजिटरी हैं, जो भंडार हैं ज्ञान का, अगर वो छोड़ रहे हैं
तो फिर ये देश के लिए चिंता है। हमने 70 सालों में इसरो को बनाया है, अगर ये ढह गया तो फिर 70 साल तक हम पीछे ही रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आइवरी टावर्स बना करके देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। अगर हमारा फोकस बाबा है, अगर हमारा फोकस कावड़ है, तो फिर उसका असर हमारे संस्थानों के ऊपर पड़ेगा। अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जाहिल है तो उसका असर हमारे संस्थानों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फिर हम साइंटिस्ट की इज्जत करना भूल जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई हम सारे के सारे अवार्ड्स जो दिए जाते हैं साइंटिस्ट को, वो अवार्ड्स बंद कर दो कुछ दिन के लिए। हम अपनी पॉलिटिक्स के चलते उन अवार्ड्स के नाम बदलेंगे, शांति स्वरूप भटनागर का नाम हटा देंगे वहाँ से, उसको डिग्रेड कर देंगे, यंग साइंटिस्ट अवार्ड देना शुरू कर देंगे। दिस इज़ व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन। और ये कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है संस्थानों के अंदर जो कह रहे हैं कि हम तो रूह से, आत्मा से बात कर सकते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि हमने निकाल लिया कि गौमूत्र में क्या क्या मौजूद है। तो अगर इस तरह के लोगों को ऊपर बिठाया जाएगा तो देश के अंदर साइंस के लिए माहौल बचेगा ही नहीं। जी, एक और खबर जो बहुत अंडर प्ले हुई गौहर, और जो बहुत पैनिक, वो भी एक पैनिक ही बटन है जो दबा है, कि भारत का जो परमाणु संयंत्र है कुडनकुलन, वहाँ से राइटर्स के हिसाब से 19,000 से अधिक की फाइलें लीक हुई हैं और वे डार्क वेब पर गई हैं। और कुछ हद तक माना है, क्योंकि इस जो कुडनकुलन के 2 नए रिएक्टर्स 3 और 4 बनाने का ठेका अनिल अंबानी जी के रिलायंस को मिला हुआ है। उन्होंने कुछ हद तक माना है कि हाँ कुछ तो डाटा लीक हुआ है, लेकिन बहुत सेंसिटिव नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो डिटेल्स मिले हैं और पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो बता रहे हैं कि काफ़ी सेंसिटिव डाटा है, जिसमें वेंडर्स की लिस्ट भी है, कूलिंग डिटेल्स भी हैं, तमाम डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर चुप है और कोई बात नहीं है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अगर ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कि सेंसिटिव डाटा लीक नहीं हुआ, तो ये सेंसिटिव डाटा होता क्या है ये लोगों को समझना चाहिए। जब हम कटिंग एज साइंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक पेज भी सेंसिटिव होता है, और एक बहुत सिंपल सी चीज़ की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो सकता है। और ये इसकी बड़ी सारी मिसालें हैं, हमारे यहाँ भी, यानी इसरो में भी मिसाल मौजूद है, और इसकी मिसालें हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी में भी मौजूद हैं। तो एक पेज भी किस चीज़ का बना हुआ है, क्या मटेरियल है, और वो फेल करता है तो पूरा प्रोजेक्ट ढह सकता है। अब ये जो बात है कि कौन सा डाटा सेंसिटिव और कौन सा डाटा सेंसिटिव नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। इसके ऊपर तो ध्यान दिया नहीं है। डाटा लीक हुआ है, ये ख़तरनाक बात है। और ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि अगर किसी नॉर्मल कोल फायर्ड जगह का डाटा लीक हो जाए तो शायद इतनी चिंता की बात ना हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी की। एक एटॉमिक पावर प्लांट बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब भी होता है, और अगर पावर प्लांट एक बहुत बड़ा बॉम्ब होता है, हम उसे पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम फिशन रिएक्शन करते हैं जो कंट्रोल्ड होता है। और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर वो बॉम्ब का ही काम करता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है एक बॉम्ब में और एक रिएक्टर के अंदर। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज़ अ बॉम्ब। तो ये कहना कि सेंसिटिव डाटा नहीं गया, किनके हाथ में गया हमें नहीं मालूम। जो लोग कह रहे हैं डार्क वेब में बेच दिया गया, कहाँ तक वो पहुँचेगा नहीं मालूम, कौन उसको इस्तेमाल करता है नहीं मालूम। देश की एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, विदेशी इस्तेमाल करते हैं, कौन कर नहीं मालूम। यानी आपने अपनी सिक्योरिटी दूसरे के हाथ बेच दी। अगर वो डेटा लीक हुआ है तो ये बहुत सीरियस बात है देश के लिए, और
मेरे ख्याल में ये सरकार कंप्लीटली इनसेंसिटिव सरकार है, या फिर झूठ बोलने के लिए हमेशा तैयार है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सीधे सीधे पीएमओ के अंडर यानी मोदी जी के अंडर आता है। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब पेपर लीक पर जवाब नहीं है तो डाटा लीक, परमाणु डाटा लीक पर कैसे जवाब देंगे? अगर 10वां पास हो आदमी तो उसको डाटा लीक के बारे में नहीं पता होगा, वो इनसेंसिटिव होगा। तो अगर आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, सारे साइंटिस्ट आपकी कमांड पर हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। नहीं, सीखा आप तो है उनसे- कि रडार दिखाई नहीं देता है, नाले से गैस बनती है, ये सारी साइंस तो काफ़ी आई है। 2AB भी हमने देखा है, 1 के बगल में 1 11 हो जाता है, ये भी देख रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि 1 + 1 11 होता है। हमारे यहाँ एक कहावत ज़रूर है कि 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 1 + 1 नहीं होता है, तो इन दोनों में फ़र्क करना चाहिए। लेकिन अगर आप जाहिल हैं तो भी पूरी कम्युनिटी आपके कमांड के ऊपर है। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे ब्रीफ तैयार करवा सकते हैं। पर अगर समझने को ही तैयार नहीं है और ध्यान ही नहीं है इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान की, हमारे देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको घूमने से मतलब है, आज इस देश कल उस देश, आज ये तमगा कल वो तमगा, तो फिर जाहिर है कि आप इनसेंसिटिव होंगे। मैं कंपेयर कर लेता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पढ़े लिखे आदमी थे, साइंटिस्ट की बेहद इज्जत करते थे, इसलिए देश साइंटिस्ट की इज्जत करता था। आज के दौर में साइंटिस्ट को ये बता रहे हैं कि तुम्हें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है आकाश तत्व के ऊपर, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में घुल मिल जाती है आपकी। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रक्षेपण जो है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है या नहीं। हो गया तो ठीक है, हम आकर के साइंटिस्ट को बोलने नहीं देंगे, खुद बोलेंगे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बजाय इसरो चेयरमैन के प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करे। जी। और यहाँ बैठ के नहीं, दूसरी बार तो उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर बैठ करके पूरा टाइम खा लिया। भाषा में आपसे या किसी भी आपके दर्शक से आज की डेट में ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या देश के किसी बड़े एक साइंटिस्ट का उसको नाम याद है? हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें होमी जहांगीर भाभा, SS भटनागर, CV रमन, सत्यन बोस, ये नाम याद थे। बीरबल साहनी का नाम याद था, हम जानते थे, क्योंकि समाज के अंदर ये नाम थे और इनकी इज्जत की जाती थी। आज हमें सिर्फ उन लोगों के नाम याद हैं जो जहालत के कगार पर सारे देश की बर्बादी लगा रहे हैं। जी। हमारे देश के जो बाबा हैं 10 बड़े, उनकी संपत्ति है 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। और अगर सारे संस्थान जो बड़े हैं, जिनमें इसरो है, CSIR है, DRDO है, एटॉमिक एनर्जी है, उनको जोड़ लिया जाए तो 1 लाख करोड़। हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? देश की हैसियत से वो साफ जाहिर। ऐसे में इसरो के साइंटिस्ट छोड़ेंगे, जाएंगे, आप कितनी भी बंदिशें लगा लें, आना बंद कर देंगे साइंटिस्ट। और ये बहुत ख़तरनाक होगा। और ये देश के लिए, अगली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। साइंस में अगर आप एक दिन 1 घंटा पीछे होते हैं तो वो हमेशा पीछे रहते हैं। जी। आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसी चेतावनी के साथ आपसे बात ख़त्म करते हैं कि ये एक पैनिक बटन है। जो चीज़ें आई हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग हैं। आगे और कितनी खबरें हम तक पहुंच पाएंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चेतावनी के साथ हमसे जुड़ने के लिए कि ये देश के लिए ख़तरनाक घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए भाषा।